मेरे फादर थे वो हमेशा जिंदगी में एक बात बोलते थे, नो गेम नो लाइफ। बचपन जो गुजरा थोड़ा सा क्राइसिस में था, बिकॉज घर में फाइनेंशियली टाइटनेस तो रहती थी। जिंदगी की जो लकीरें बनी होती है वो आपको कहीं न कहीं रास्ता दिखा देती है। और 2 साल तक दिल्ली घूमते घूमते ऐसा लगा कि दिल्ली के अंदर अच्छा काम मिल सकता है। 1990 के अंदर इंपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, बहुत ज्यादा, बिकॉज कोई भी इंसान ना डॉलर को टच नहीं करना चाहता। जो बुक्स की नॉलेज होती है वो आपको सिर्फ टेबल कुर्सी पर बैठना सिखा सकती है। जुनून था, आगे बढ़ने की लालसा थी। दोबारा इंटरेस्ट पे पैसा आपको तब तक नहीं लेना जब तक पहली इंडस्ट्री भी जो पैसा लिया है उसको आप रीपे नहीं कर देते। बड़ा डर था फादर का। हमेशा फादर से हम लोग ऐसे साइड से बच के निकल जाते थे कि कोई सवाल नहीं पूछ ले। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमारे फादर के साथ में नजदीकी बढ़ती चली। शादी हुई। द इनिशियल डेज ऑफ माय मैरिड लाइफ वाज नॉट वेरी वेरी गुड। और बच्चों में और फादर के अंदर एक लेयर होती है पर्दे की, जो रहनी चाहिए, कि जो हस्बैंड वाइफ में होता है उसको बच्चे देखते हैं। नो, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता, बट टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है। पिछले 10 साल में मोदी जी ने इस देश को जो डिलीवर ये किया है कि गरीब नीचे से तबके को लेके और ऊपर तक हर इंसान के लिए मोदी जी ने वर्क किया है। चाय वाला जाएगा तो गाय वाला आएगा। नमस्कार गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। आज का एपिसोड मेरे लिए सबसे स्पेशल एपिसोड है बिकॉज मेरे फादर के साथ मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच पहले तो पापा मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू। और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेरे फादर की चाइल्डहुड जर्नी, कैसे उन्होंने एक बिज़नेस बनाया, क्या क्या उन्होंने सीखा इस जर्नी में। और उसके बाद जिस पे मैं अपने फादर के साथ सबसे ज़्यादा बात करता हूँ वो है पॉलिटिक्स। तो उनको भी बहुत शौक है, मुझे भी बहुत शौक है, तो उसका सेकंड हाफ जो है वो पूरा पॉलिटिक्स पे होगा, इंडिया पे होगा। तो शुरू करते हैं पापा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप थोड़ा अपने चाइल्डहुड, बचपन और जर्नी के बारे में बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अखिल, कॉलिंग मी ऑन द फैमिली पॉडकास्ट। यस। और उसके बाद शुरू करते हैं जर्नी जो ज़िंदगी की है। उसके अंदर ये है कि बचपन, जैसा भी हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, कुचामन सिटी से बिलोंग करते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। बहुत ही इनोसेंट बचपन जिसको बोलते हैं वो हमारा निकला। स्कूल जो सरकारी हुआ करते थे उस टाइम, कोई प्राइवेट स्कूल्स का ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स होंगे। सरकारी स्कूल था, हमारे घर के पास में स्कूल था। स्कूल के अंदर जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, मैं कोई बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी भी क्लास में स्कूल में नहीं रहा। पर हाँ, जो अदर क्लास थी जिसको हम स्पोर्ट्स कहते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग बहुत पार्टिसिपेट भी करते थे। खेलने का बहुत शौक था, जो कि हमारे पास में हमारे फादर से आया। बिकॉज जो मेरे फादर थे वो हमेशा ज़िंदगी में एक बात बोलते थे, नो गेम नो लाइफ। सो हमारा गेम्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा झुकाव पूरे परिवार का ही रहा। और पढ़ाई में मैं थोड़ा सा न्यूनतम बच्चा ही था, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट मैं कभी भी नहीं रहा। शुरुआती पढ़ाई 11th क्लास तक कुचामन सिटी में ही हुई, सरकारी स्कूल। और बचपन जो गुजरा थोड़ा सा क्राइसिस में था, बिकॉज घर में फाइनेंशियली टाइटनेस तो रहती थी पहले के ज़माने के अंदर। उसके बाद 11th क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद मेरी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा टर्न आया। मेरे जो फादर हैं वो 1974 में कुचामन सिटी से निकल के और पंजाब में लुधियाना चले गए, जहाँ पे पहले से मेरी जो बुआ थी जिसका मेरे फादर के साथ में बहुत ही स्नेह लगा। तो मेरी बुआ जो है वो अब मेरे फादर को लुधियाना ले गई और वहाँ पे जाके हमारा एक नया जीवन, नई जर्नी ज़िंदगी की शुरू हुई। आप कितने साल के थे जब आप लुधियाना गए? जब मैं लुधियाना गया 1975 में मैं लुधियाना चला गया था। और उस टाइम में आई थिंक 18 साल का बच्चा था।
11th क्लास मैंने की थी लुधियाना से और कुचामन से, और उसके बाद मैं लुधियाना जाके गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना के अंदर मैंने अपनी पढ़ाई ज्वाइन की। और साथ साथ के अंदर बिकॉज फैमिली में सभी लोग काम कर रहे थे, मेरा बड़ा ब्रदर, उससे बड़े ब्रदर, मेरे फादर भी, सो मैंने भी पढ़ाई के साथ साथ में काम शुरू कर दिया। कहीं किसी जगह मैंने अपनी एक सर्विस पार्ट टाइम ज्वाइन कर ली, जिससे मेरी अपनी खुद की पढ़ाई का जो खर्चा है वो निकल गया। वो निकलने लग गया और परिवार के ऊपर किसी तरीके का लोड नहीं आया। ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से की और उसके बाद मैं सोचता रहा अब क्या करना है ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि नौकरी हमेशा के लिए मेरे मन में नहीं थी करना। बहुत सारी चीज़ें आई सामने कि अगर बिजनेस करते हैं तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। पर कई बार ये होता है कि जो ज़िंदगी की जो लकीरें बनी होती है, तकदीर की जो लकीरें बनी होती है, वो आपको कहीं न कहीं रास्ता दिखा देती है। और हमारे को भी वही एक रास्ता मिला और किसी के साथ बातचीत करने से ये पता लगा कि जहाँ से कुचामन से हम निकल के आए हैं वहाँ पे पास में मकराना जगह है जहाँ से ये पूरा मार्बल का बिजनेस होता है। सो मैं अपने फादर से बात करके और लुधियाना से निकल के मैं मकराना गया। मैंने 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन वहाँ पे अपने आप को मार्केट में जाना, देखा सारा पूरा कि कैसे हम लोग ये बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते गए, जिनसे जब मैं बात करता था तो उनके साथ एक तरह से अपनापन हो गया। और उन लोगों ने भी मेरे को इनकरेज किया इस काम को करने के लिए लुधियाना में। ओके। वहाँ से निकल के मैं वापस फिर लुधियाना आया। लुधियाना आके हम लोग कोशिश करते रहे कि कहीं हमारे को एक मार्बल को रखने के लिए एक ज़मीन मिल जाए, जो कि किराए पे खरीद तो सकते नहीं थे और इतनी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं थी कि खरीद सकते, पर किसी के यहाँ पे हमारे को एक ज़मीन किराए पे मिल गई। उस ज़मीन को किराए पे लेके हम लोगों ने थोड़ा सा माल मकराना से 2 ट्रक माल, मेरे को अभी ध्यान है, 2 ट्रक भर के मैं वहाँ से लेके आया। और जिन लोगों से माल लेके आया था उनको ये प्रॉमिस करके आया था कि मैं आपसे माल लेके जा रहा हूँ और आपकी जो ये माल की पेमेंट है ये मैं आपको 30 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने में कर दूँगा। विद द ग्रेस अगेन, फिर माता रानी की असीम कृपा से जब मैं लुधियाना लाके उस ज़मीन पे माल रखा, सो पहले 2 दिन में ही जब मार्केट में घूमे और वहाँ पे लुधियाना के अंदर कॉन्ट्रैक्टर से मिले, साइट पे गए, तो अच्छा सा रिस्पांस मिल गया कि जो 2 ट्रक माल लाया था उसके अंदर से 1 ट्रक माल मेरा पहले 4 दिन में ही। ओह वाह, क्या बात है। और उससे एक ऐसी हिम्मत बढ़ गई कि ये भाई लगता है हमने कोई एक सही रास्ता पकड़ लिया है। और उस ट्रक का जो 1 ट्रक का जो पैसा इकट्ठा हुआ 10 दिन में ही, वो मैंने बजाय 1 महीने के 10 दिन में ही ले जाके लौटा दिया। मकराना के अंदर जिन जिन लोगों से मटेरियल लेके आया था उनको लौटा दिया। उससे एक बहुत अच्छा रेपो बन गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, कॉन्फिडेंस अपने में भी आ गया और जिन लोगों ने मेरे को उस टाइम मार्बल दिया था उनको आप में भी आ गया, उन लोगों को मेरे पे भी कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर छोटा ब्रदर श्याम मेरा जो है वो उस टाइम कॉलेज में पढ़ता था, उसने भी अपनी कॉलेज की छुट्टी के बाद में आके मेरे साथ ही हेल्पिंग हैंड बन गया मेरा। और हम दोनों भाई मिलके जो है और इस काम को शुरुआती दौर के अंदर चंद महीनों तक हम करते रहे। ऐसा लगा कि थोड़ी सफलता मिल गई है। किसी भी कंडीशन के अंदर नौकरी करने से वो छोटा सा बिजनेस जो चला था वो ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा चल गया है। 1-2 सालों के अंदर ही, आई थिंक 1.5 या 2 साल के अंदर हमको ये लगने लग गया था, बिकॉज मार्च 79, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च 79 में हम लोगों ने ये बिजनेस मार्बल का शुरू किया था। और 1982 के अंदर मेरी शादी हुई और मेरी शादी जब हुई थी तो हमको ऐसा लगा कि यस, शादी के अंदर खर्च करने के लिए हमारे पास में पैसे हैं और हम लोग अच्छे से शादी कर सकते हैं। आप दिल्ली किस ईयर में आए थे? मार्बल का बिजनेस करते करते 1985 में मेरे को एक चांस मौका मिला था
लुधियाना के हमारे एक क्लाइंट थे जिनका घर दिल्ली में बन रहा था। एक दिल्ली आने का मौका मिल गया, उनका घर यहाँ पे बन रहा था। उस घर का काम करने के लिए शुरू में हम लोग जब मार्बल बेचते थे तो उसका फिटिंग का, पॉलिशिंग का, फिक्स करके देने का कंप्लीट काम करते थे। वो एक घर मेरे को 1985 के अंदर करने के लिए मिल गया। उसकी वजह से मेरा दिल्ली बार बार आना जाना लगा रहा। और 2 साल तक दिल्ली घूमते घूमते ऐसा लगा कि दिल्ली के अंदर अच्छा काम मिल सकता है। इसकी 2 वजह थी दिल्ली के बारे में सोचने के लिए। 1985-87 तक पंजाब के अंदर टेररिज्म जो है वो बहुत ही अपने पीक तक पहुंच गया था। और ये था कि एक तरफ तो टेररिज्म है तो हम पूरा मार्बल का बिजनेस हम पूरा दिल्ली शिफ्ट कर लेंगे। 1980 इसको देखते हुए 1987 अप्रैल में मैंने दिल्ली के अंदर एक जगह लेके और वहाँ पे हम लोगों ने ये मार्बल का बिज़नेस शुरू किया। मकराना से जाके सारा मार्बल लेते रहे थे 87 के अंदर, और यहाँ पे दिल्ली के अंदर मार्बल को सेल करना शुरू कर दिया। बट वो जो फिक्सिंग करके देने का जो काम था वो हमने दिल्ली में शुरू नहीं किया। दिल्ली में सिर्फ सप्लाई बिजनेस शुरू किया। ओके। और उस सप्लाई बिजनेस के अंदर धीरे धीरे सफलता मिलती गई। 89 में मैंने दिल्ली के अंदर अपना इंडिविजुअल काम शुरू किया जिसमें कोई पार्टनर नहीं था दिल्ली से, जो जबकि 87 में जब आया था तो एक पार्टनर था। 89 के बाद में फिर ये लगा कि यहाँ पे ये जो मार्बल इंपोर्ट करके इटालियन मार्बल आता है, इसका बॉम्बे के अंदर बिजनेस शुरू हुआ था, दिल्ली में अभी बिजनेस नहीं आया। By the way, my father is the oldest and one of the largest marble importers of North India. Yes. You're right. सो मैं बॉम्बे गया 89 के अंदर, और वहाँ जाके 2-3 जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनसे मैंने बातचीत की कि मैं दिल्ली में ऐसे शुरू करना चाहता हूँ। तो उसकी वजह से हम लोगों ने एक नया प्लॉट खरीदा। तब तक बिजनेस चल पड़ा था, उसके पैसे निकाल के उसी बिजनेस से नया प्लॉट खरीदा, उसकी पूरी बिल्डिंग शोरूम बनाया, जो कि आज की डेट के अंदर मेन शोरूम है डीप बल्स। बिल्कुल। जब वो शोरूम तैयार हो गया तब तक पंजाब के हालात जो है वो थोड़े से ठीक हो। वहाँ पे पॉलिटिकली मिस्टर बेन सिंह आ गए थे एज ए CM, और वो जो टेररिज्म था वहाँ का वो थोड़ा सा रिवर्स में जाने लग गया। जब टेररिज्म रिवर्स में जाने लग गया तो जो शाम छोटा ब्रदर है वो भी, बिकॉज वो ऑलरेडी सेटल था लुधियाना के अंदर, सो उसका भी मन नहीं कर रहा था कि दिल्ली शिफ्ट होके आ जाए। सो फिर वो दिल्ली लुधियाना में ही काम बढ़ता रहा। और ये जो नया शोरूम बनाया था इसको हम लोगों ने डी पर्ल्स के नाम से एक शोरूम बना के, और यहाँ पे हमने इंपोर्टेड मार्बल का काम बॉम्बे से मार्बल लाके सबसे पहले शुरू किया। अच्छा 1989 और 1990 तक हम लोग बॉम्बे से लाते थे, जो लोग बाहर से इंपोर्ट करके लाते थे उनसे बॉम्बे से लाके और दिल्ली के अंदर सब जगह सप्लाइयाँ करते थे। पर दिल्ली के अंदर दिल्ली में नहीं, नॉर्थ के अंदर ही मैं अकेला ही था जो कि ये इटालियन मार्बल का काम करते थे, बाकी सब लोग इंडियन मार्बल का काम करते थे। 91 के अंदर फिर मेरे को सूझा कि अब मेरे को इटली जाना चाहिए और डायरेक्ट वहाँ से मार्बल लाना चाहिए। सो मैं 1991 के अंदर इटली गया। वहाँ पे मेरे को एक बहुत ही अच्छा जो सप्लायर है वो मिल गया, वेनेजिया ब्रोकर्स करके। सो उनके साथ मैंने 1991 में अपना इंपोर्ट शुरू किया। उन्होंने मेरे को सब वहाँ से मार्बल दिलाना, सारा लोड करवाना, उस मार्बल को यहाँ इंडिया में लाके मैंने सब क्लियर करवा के, और फिर मेरी सप्लाई जो है वो बढ़ती चली गई। और 1994 तक मैं ऐसा समझता हूँ 1994 तक ये बिल्कुल पीक पे आ गया था। 1990 के अंदर इंपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था बहुत ज़्यादा, बिकॉज कोई भी इंसान ना डॉलर को टच नहीं करना चाहता। बिल्कुल। बिकॉज डॉलर को बिजनेस करने के अंदर हर इंसान डरता था कि कहीं फेरा आ जाएगा। उस टाइम फेरा होता था, नाउ देयर इज नो फेरा। अब तो ईडी हो गया है, DRI आ जाएंगे, ड्यूटी चोरी। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड कभी भी हम लोगों ने कोई गलत काम किया नहीं, बिल्कुल भी किसी तरीके का। और ना कोई फेरा के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आई,
ज़रूर वो लोग एक दो बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए, पूरा सारा अकाउंट्स की चेकिंग करना, देखना। थोड़ा डर तो लगता था कि कहीं कोई गलती नहीं हो जाए, मैनुअल मिस्टेक हो ही सकती है, पर ऐसा कभी भी कुछ ऐसा मौका नहीं आया कि हम लोगों को किसी तरह की तकलीफ आई हो। और वेनेजिया ब्रोकर्स के साथ आज भी बहुत मेरे रिश्ते, बड़े अच्छे रिश्ते, लास्ट तक जब तक मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ आज भी, और अच्छा ही काम किया उन लोगों के साथ के अंदर। ऐसे ही ये सारा बिजनेस चलता रहा था। उसके बाद 94 के बाद में देयर आर सो मेनी पीपल हु स्टार्टेड 93 94 के बाद में बहुत सारे लोग 95 में जब सारे इंपोर्ट खुले, जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई और लिबरलाइजेशन शुरू हुई, तो सारे रास्ते खुलते चले गए और इंपोर्ट करना इजी होता चला गया। पहले जो लाइसेंसिंग थी, आरईपी लाइसेंस, एडवांस लाइसेंस, ये सब लाइसेंस का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया और बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ते आते गए और हिंदुस्तान के अंदर ये मार्बल इंपोर्ट का बिजनेस बढ़ता ही चला गया। मेरे को बहुत अच्छी तरह ध्यान है, जब मैंने शुरू किया था उस टाइम हिंदुस्तान में 1 लाख टन मटेरियल हर साल इंपोर्ट होता था। अच्छा। और अभी के जो इस टाइम के जो आंकड़े हैं वो ये है कि करीब 24 लाख टन मटेरियल हम लोग इस टाइम मार्बल इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, जिसके अंदर बहुत सारी, स्पेन भी आता है, टर्की का मेनली टर्की से इंपोर्ट हो रहा है, इटली है, ग्रीस है, देयर आर सो मेनी कंट्रीज जिनके यहाँ से मार्बल सब इंपोर्ट होके आता है। बस तो 99 फिर सारा इंपोर्ट जब खुलते गए तो बहुत सारे इंपोर्टर्स आ गए और इंडिया के अंदर ये बिजनेस बढ़ता ही चला गया और इट्स अ फैंटास्टिक बिजनेस। और आपने सब कुछ, जैसे आजकल हमारे पास इंफॉर्मेशन का इतना इजी एक्सेस है, हमें कुछ भी जानना होता है इस टैक्स के बारे में, इस लाइसेंस के बारे में, सीधा गूगल करो, ईजीएस्ट ऑप्शन है, किसी को कॉल कर लो, ये कर लो, आपसे पूछ लो। हमारे लिए तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, आपके लिए कोई भी उस टाइम रास्ता नहीं था। तो आपने कैसे ये सारी चीज़ें सीखी कि ये लाइसेंसेस है, ऐसे इंपोर्ट करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है? जहाँ तक इसका इंपोर्ट का सवाल है, एक्चुअली जहाँ तक जानकारी की, पहले तो ये देखना था कि वहाँ इटली में कैसे इंपोर्ट करें। तो वहाँ पे क्या है, एग्जीबिशंस लगती है, करारा में फेयर लगता है मार्बल का, वरोना में फेयर लगता है। तो मैं 1990 के अंदर करारा में फेयर लगा, मई 1990 के अंदर मैं उस फेयर में गया यहाँ से। अच्छा। उस फेयर में जाके मैं जितने सारे एग्जीबिटर्स थे उन लोगों की स्टॉल्स पे जाना और वहाँ पे पूछना सबको कि व्हाट इज द सिस्टम टू एक्सपोर्ट टू इंडिया। ओके। तो वो लोग थोड़ा बताते थे। फिर उनको ये था कि मैं तो यहाँ पे रह नहीं सकता कॉन्टिन्यूसली, आई कैन नॉट लिव हियर फॉर लॉन्ग टाइम, सो हु आर द पीपुल हु इज वर्किंग इन दिस लाइन, जो कि हमारे बीच में मीडिएटर बने, बिकॉज लैंग्वेज इज वन प्रॉब्लम। यस। कैन नॉट स्पीक इटालियन लैंग्वेज। तो एक तो हमारे को लैंग्वेज बीच में बोलने वाला, बिकॉज इटली के अंदर उस टाइम 1990 के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल इंग्लिश नहीं जानते थे। अभी तो अब जमाना बदल गया, नई जनरेशन आई है, सब इंग्लिश बोलते हैं। उस टाइम इंग्लिश नहीं बोलते थे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब इंग्लिश, तो हमारे को लैंग्वेज कन्वर्टर एक तो वो आदमी चाहिए था बीच में, प्लस वो आदमी चाहिए था जो मेरे को जितने जो सप्लायर्स है, क्वारी ओनर्स है, फैक्ट्रीज है, वहाँ पे मेरे को लेके जाए, वो अपनी जो उसकी परसेंटेज है वो लेवे और हमारे को वहाँ से मार्बल दिला के उस मार्बल को प्रॉपरली स्टेक करके कंटेनर में लोड करके डॉक्यूमेंट्स बना के और हमारे तक भेज देवे। सो इस काम के लिए हम, जब मैं एग्जीबिशन में गया तो वहाँ पे मेरे को ये मिसेज वेनेजिया, जो वेनेजिया ब्रोकर की मालकिन थी लेडी, उनके साथ मेरा कांटेक्ट हो गया। अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर नाउ, शी पास्ड अवे आई थिंक बिफोर 7-8 years, 2012 शी पास्ड अवे। बट अब उनका बेटा आगे सारा सब, ही लुक्स आफ्टर द बिजनेस। यहाँ पे फिर पता किया तो कहने लगा यहाँ पे CHA होते हैं, जो क्लियरिंग एजेंट होते हैं कस्टम की। तो बॉम्बे के अंदर मेरे को पता लगा, बिकॉज उस टाइम नावा शेवा मटेरियल आता था, बॉम्बे में पता लगा कि ऐसे ऐसे CHA है वहाँ पे। तो मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में जाके उस CHA से मिला, उसको बोला कि मेरा ये माल ऐसे ऐसे आ रहा है और इसका इम्पोर्ट निकालना है। तो उसके लिए उसने बोला कि आपको ये माल आएगा, इसके लिए पहले लाइसेंस चाहिए। सो वो लाइसेंस मार्केट में सेल पे मिलते थे। अच्छा, ओके।
तो वो लाइसेंस परचेज करते थे हम लोग, उसका प्रीमियम देते थे। और सिर्फ फैक्ट्री वालों को लाइसेंस मिलते थे ना? फैक्ट्री वालों को लाइसेंस नहीं मिलते थे, जो लोग बाहर एक्सपोर्ट करते थे उनको एक्सपोर्ट के अगेंस्ट इंपोर्ट का लाइसेंस। ओके ओके। सो वो इंपोर्ट कुछ भी आइटम इंपोर्ट कर सकते थे। सो वो ऐसे ऐसे लोग वो तो जो CHA है उनके पास में उन लोगों के कनेक्शन होते थे। तो CHA के थ्रू हमारे को लाइसेंस मिलता था और उस लाइसेंस के अगेंस्ट हम लोग वो माल इंपोर्ट करते थे ड्यूटी पे करके। तो आपने बेसिकली जो सारी चीज़ें सीखी सब प्रैक्टिकली सीखी आपने? जितनी भी, क्योंकि पढ़ाई मेरी कोई बहुत ज़्यादा, मैं कोई MBA पास नहीं हूँ। क्या आप ही कहते हो, क्या आप इस चीज़ में मानते हो कि जो प्रैक्टिकल तरीके से आपने करा इतना सब, इतना फास्ट पेस पे, बुकिश नॉलेज ये आपको नहीं सिखा सकती? 100% ये बात बिल्कुल श्योर है। जो बुक्स की नॉलेज होती है वो आपको सिर्फ टेबल कुर्सी पर बैठना सिखा सकती है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपने देखा धीरू भाई अंबानी कितने पढ़े लिखे इंसान थे, GD बिरला कितने पढ़े लिखे इंसान, सब उन्होंने खुद करा, प्रैक्टिकली करा है। सारा प्रैक्टिकली। जब वो दुनिया में आए उन्होंने सब प्रैक्टिकल नॉलेज लेके हर चीज़ प्रैक्टिकलिटी से ही सीखी। और ऐसा एक के साथ में नहीं है, हम जितनी मर्जी एजुकेशन ले आए, MBA कर लें, डबल MBA कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब ज़िंदगी की दौड़ में उतरते हैं उस टाइम जो प्रैक्टिकल नॉलेज से जो नॉलेज मिलती है, बिल्कुल, जो एक्सपीरियंस आता है, वो तो कहीं और नहीं सिखा सकता। यस, जो बुक्स का नॉलेज है, जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई का नॉलेज है, वो आपको जेंटलमैन बनाता है टू लर्न प्रैक्टिकल इन लाइफ। ओके। लेकिन किताबों का ज्ञान आपको सब कुछ दुनियादारी नहीं सिखा सकता। किताबों का ज्ञान आपको दुनिया में उतार सकता है, लेकिन जब दुनिया में उतर जाएंगे तो नॉलेज तो आपको दुनिया की प्रैक्टिकलिटी, ऑब्स्टिकल्स, डिफ़िकल्टीज, बिकॉज सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ ज़िंदगी में प्रैक्टिकल में जो सिखाती है, वो आपको जो ऑब्स्टिकल्स आती है, बिल्कुल, वो आपको सबसे ज़्यादा लर्न करने में मदद देती है। जब आप पीछे देखते हो, आज 10 साल हो गए आपको बिजनेस करते हुए, 40 इयर्स हो गए, आपने इतनी बड़ी लेगेसी बनाई है, क्या आप ऐसी चीज़ देखते हो कि मेरे अंदर ये था इसलिए मैं यहाँ तक आ गया? कोई ऐसी चीज़ आप सोचते होगे कभी? जुनून था, आगे बढ़ने की लालसा थी। एक चीज़ जरूर थी कि बस मैंने नौकरी बहुत थोड़े से सीखने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मेरे को नौकरी करनी नहीं है। स्ट्रगल करके किसी भी तरीके से, ये मेरे में नहीं था, ये हम सब भाइयों में था। ये मेरे फादर से आया है या कहाँ से आया है, ये हम सब भाइयों में था। जुनून था ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, और उस जुनून ने यहाँ तक पहुँचाया है। जुनून के साथ साथ में माँ बाप का आशीर्वाद, वो सबसे बड़ी चीज़, भगवान का आशीर्वाद, ये सब चीज़ें भी साथ में चलती है। आगे बढ़ने का जुनून और फिर भाग्य की रेखाएं, एक मैं सब मिलके एक कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके इंसान आगे बढ़ता है। कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपने अपने फादर और मदर की बात करी, आपका आपके फादर के साथ कैसा रिलेशन था गांव में, कुचामन में, जब आप बड़े हो रहे थे? जब हमारे फादर के साथ में रिलेशन, जो एक गांव के अंदर एक फादर और सन का जो रिलेशन होता, वो हमारा भी रिलेशन था। बड़ा डर था फादर का, हमेशा फादर से हम लोग ऐसे साइड से बच के निकल जाते थे कि कोई सवाल नहीं पूछ ले। जो एक फादर में और एक बेटे में जो एक डिस्टेंस है जो होती है गांव के अंदर, जो पहले के ज़माने में भी होती, हमारे में भी वही था। अच्छा। पर मेरे फादर जो है वो बहुत ही लिबरल माइंड के इंसान थे, अदरवाइज खुले दिमाग के इंसान थे, फॉरवर्ड सोचने वाले इंसान थे। सो जैसे 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 हम बड़े होते गए, वैसे वैसे हमारी फादर के साथ में नज़दीकी बढ़ती चली, खुलापन बढ़ता गया। हमारे फादर उस खुलेपन को एक्सेप्ट जल्दी से एक्सेप्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। सो फादर सन का जो रिलेशन टिल द डेथ ऑफ माय फादर, फादर सन के जो रिलेशन थे ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशन हो। इतना खुल के बोलना, खुल के हर चीज़ को, इशू को बात करना, डिस्कस करना, साथ
प्लेइंग कार्ड्स खेलना, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था लेकिन क्योंकि मेरे फादर इतने ब्रॉड माइंडेड इंसान थे कि वो बच्चों मॉडर्न के होते साथ गए। में इतने घुल मिल गए, इतने मॉडर्न हो गए, वो मॉडर्न हो गए कह लो, बच्चों के साथ में इतना घुल मिल गए कि वो सबको बच्चों को अपना फ्रेंड मानने लगे। और इसी की वजह से टिल द मतलब जब तक मेरे फादर रहे वो बहुत ही बच्चों को जब देखते थे तो वो इतने खुश हो जाते थे। शायद कोई पेरेंट्स इतने खुश नहीं होते। मेरे फादर का ही वॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ, बिना जेब के फकीर थे। आप पे कहते हो हमेशा। उसके बाद जब आपकी शादी हुई, मैं आपके अब थोड़ा काम सेट के पर्सनल लाइफ पे बात करेंगे। जब आपकी शादी हुई और जब आपके बच्चे हुए, जैसे मेरे से बड़े भैया दीदी है, तब आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई? और मतलब वो क्या फेज था वो? शादी हुई, द इनिशियल डेज ऑफ माय मैरिड लाइफ वाज नॉट Yes. वेरी वेरी गुड। जो टीदिंग प्रॉब्लम्स होती है किसी की भी जब शादी होती है, जो शुरू में एक टीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, वो टीदिंग प्रॉब्लम मेरे को भी रही और थोड़ी सी एडजस्टमेंट होने के अंदर थोड़ी मुश्किल रही, साल 1.5 साल। पर उसके बाद में ज़िंदगी बहुत आसान होती चली गई जब थोड़ी सी समझ आई कि यस, शादी के पहले की बात कुछ और होती है, शादी के बाद की बात कुछ और होती है। जब ये बात थोड़ी सी समझ आई और समझने लगा तो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी में एडजस्टमेंट 2 साल के बाद होनी शुरू हो गई। और आई थिंक शादी के 82 एंड 85 3 साल के बाद में मेरे अनुपमा जो मेरी बड़ी बेटी है शी बॉर्न। और अनुपमा के बॉर्न होने के बाद में एक घर का जो माहौल था वो एक डिफरेंट माहौल हो गया। मेरे और मेरी वाइफ के दोनों की जो अट्रैक्शन जो थी पूरी वो अनुपमा के ऊपर फोकस हो गई और वो दोनों का एक कॉमन फोकल पॉइंट बन गया। ओके। एंड जिंदगी बहुत ही सुंदर होती चलेगी उसके बाद में। इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मेरे को कभी भी ज़िंदगी में, बिकॉज जिस बचपन से लेके शादी तक जिस दौर से हम लोग गुजरे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शुरू बचपन में ही थी हम लोगों के ऊपर। घर की जिम्मेदारी थी, इसलिए शादी की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। और मेच्योरिटी आती गई धीरे धीरे। माँ के होने के बाद में मेच्योरिटी लेवल थोड़ा और बढ़ता गया। उसके बाद फिर 87 के अंदर प्रतीक बॉर्न हो गया। प्रतीक बॉर्न हो गया तब तक हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ पे बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा थी बिकॉज मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे ही थे घर में, और कोई नहीं था। सो अपने आप के अंदर एक थोड़ी सी खूबसूरत जिंदगी बनती चली गई। काम की जिम्मेदारी भी थी और माँ बाप की आशीर्वाद से काम भी थोड़ा ठीक चल पड़ा था। और काम जब चल पड़ा ठीक से तो जिंदगी ऑटोमेटिकली सारी एडजस्टमेंट स्मूथ होती चली गई। स्मूथ होती चली गई और नो रिग्रेट इन लाइफ। बहुत ही सुंदर लाइफ होती चली गई। यस, मैं आपसे कुछ पेरेंटिंग के बारे में पूछूंगा। जैसे हमने देखा है कि आपने हमें कभी भी आपने हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया किसी भी बच्चे के ऊपर, ना आपने ना मम्मा ने। लेकिन हमें हमेशा एक आँख का डर रहा है आपसे, जो हम कहते भी है कि पापा से आँख का डर है या आँख की शर्म है या कुछ पापा को गलत ना लग जाए। जो कि मैं अब जब बड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब मैं भी एक फादर बनूँ। तो आपकी पेरेंटिंग को लेके क्या थॉट प्रोसेस रहा है हमेशा? मतलब आपने हमें बहुत फ्रीडम भी दिया है, सपोर्ट भी दिया है, जैसे प्रोटेक्टर बन के रहे हो, कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी एक डर रहा, शर्म रही। मैं ये बहुत कम फैमिलीज़ में देखता हूँ इस तरीके की पेरेंटिंग। अखिल ये एक तो ये मेरे को ऐसा लगता है ये नेचुरली आता है, ये इट्स अ गॉड गिफ्ट। क्योंकि मेरे को इतना जरूर था कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों के ऊपर मेरा थोड़ा सा पीछे अगर मैं जाऊं उसके ऊपर ये कि मैंने 1-2 बार ना बच्चों पे हाथ उठा दिया, तो बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बच्चों पे हाथ उठाने से बच्चे अल्टीमेटली वो एक तरह से ना रिजिड हो जाते हैं। फिर उनके ऊपर हाथ उठाने का जो डर है वही ख़त्म हो जाएगा
सो एक मेरे मन में ये समझ थी कि आँख का डर जो होता है ना वो सबसे बड़ा डर होता है। बिल्कुल। और बच्चों में और फादर के अंदर एक एक लेयर होती है पर्दे की, जो रहनी चाहिए। जो कि रहनी चाहिए। इसका कोई मतलब ही नहीं होता कि उसके पीछे कोई डर या खौफ या ऐसा कुछ नहीं होता, पर Respect. definitely एक रेस्पेक्ट की एक दीवार होती है जिसको पतली सी लेयर होती है, वो रहती भी है और रहनी भी चाहिए। बिल्कुल। इसमें कोई बुराई नहीं है, बच्चे फ्रेंड्स बन के रहे, क्योंकि अगर आज के ज़माने के अंदर अगर बच्चे फ्रेंड्स बन के नहीं रहेंगे, आप साथ में बिजनेस करते हो, ऑफिस बैठते हो, सारी डिस्कशंस होती है, अगर आपकी वन साइडेड अगर आपका डर खौफ लगा रहेगा अगर, तो वो जो चीज़ है वो जाके आपके ऑफिस में भी अफेक्ट करेगी। इसलिए ये है कि बस उतनी की एक लेयर रहनी चाहिए जिसके अंदर एक जो पेरेंट्स की और बच्चों की एक रिस्पेक्ट एक दूसरे की बनी होती है, वो एक दीवार जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने मेंटेन की हमेशा। आप हमेशा एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हो और हम सबको भी सिखाते हो कि बेटा कम्युनिकेशन अपनी बना के रखो, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट। आप क्यों उसको इतनी ज़्यादा दर्जा देते हो कम्युनिकेशन? कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन ये दो शब्द बने हैं, बिकॉज अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप अगर अंदर दबा के रखोगे, शेयर नहीं करेंगे अगर, सो वो प्रॉब्लम क्रिएट बढ़ती चली जाएगी। वो एक ऐसा चीज़ है जो अंदर ही घुट घुट के और डिस्टेंसेस को बढ़ाती चली जाएगी। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है आप कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करके और उसके बाद में उसके ऊपर कन्वर्सेशन करो। मैं गारंटी से बोलता हूँ 99.99% केसेस के अंदर उसका हल निकल जाएगा। बट कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन दोनों ही बहुत स्मूथ वे से होनी चाहिए, नॉट ऑन द फाइटिंग नेचर। फाइटिंग लेवल पे जाएगी तो कन्वर्सेशन में किसी कोई नहीं पाएगी। पर अगर आप बैठ के डाइनिंग टेबल पे बैठ के अगर आप अपनी कन्वर्सेशन करेंगे कि जी दिस इज माय प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, दिस इज माय इशू, बिकॉज ऐसी कोई फैमिली है ही नहीं जहाँ प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आती हो। घर के अंदर एक बहुत ही अच्छा, मेरे को 2-3 दिन पहले मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था, किसी ने बोला हस्बैंड एंड वाइफ, बाकी तो सब दूसरे छोड़ो आप, हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप क्या है। दो ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड एक नहीं, जिनकी एजुकेशन अलग अलग तरीके से हुई है, जिनकी अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से हुई है। दो अलग अलग तरीके से अलग अलग फैमिली से दो लोग मिलते हैं और एक हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद हम लोग ये सोचे कि वो जो दो लोग होंगे वो एक जैसे चलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। वो दो लोग भी आपस के अंदर उनको भी एक एडजस्टमेंट करनी होती है, एक एडजस्टिंग नेचर होती है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। पुराने जमाने के अंदर ये चीजें सारी शायद सब लोग नहीं समझते, बिकॉज बेसिकली इट्स अ मेंस डोमिनेटेड सोसाइटी। या सो पहले के ज़माने में हर मेल एक ही बात सोचता था कि जो मेरी वाइफ है वो घर की है, उसका काम है घर संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों को पढ़ाना, और मेन अपने आप को ये समझता था कि ये सब मेरे अधिकार है, ये जो काम मैं अपनी वाइफ से करवा रहा हूँ ये सब मेरे अधिकार है। वाह। अब वो जो समय है, अब वो समय कंप्लीटली गॉन। एजुकेशन केम ऑन दैट लेवल कि अब वो समय गया। अब ये है कि आपको अगर अपनी वाइफ से काम करवाना है और वाइफ को हस्बैंड से कोई भी काम करवाना है, तो रिस्पेक्टफुली इन अ गुड मैनर आपको कन्वे करना पड़ेगा। प्लीज आप ये काम कर लीजिए, मैं आज ये काम कर रहा हूं, आप ये काम कर लेना, इससे ये बेटर हो जाएगा, मैं ये काम कर लूंगा, इससे ये बेटर हो जाएगा। ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर अब आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो जो आजकल होने लग गया है द डाइवोर्स, ये जो फैमिलीज टूट रही है इस टाइम, आप देखिए जो परसेंटेज ऑफ डिवोर्स है वो हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा बिल्कुल सिस्टम आने, बिकॉज एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है और कन्वर्सेशन हो नहीं रही है, कम्युनिकेट करते नहीं है, और इससे ईगो जो लेवल है वो दोनों साइड में बढ़ जाता है। बिल्कुल। और
सबसे बड़ी बात जो है कि जो हस्बैंड वाइफ में होता है उसको बच्चे देखते हैं, जो बच्चे उसको देखते हैं, बच्चों में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो जितने भी जो नेगेटिविटी होती है उसको बहुत जल्दी कैच करते हैं। उनको आप भगवान का भजन सुनाओ, तो थोड़ी देर लगाएंगे, नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एंजॉइंग। और उनको आप बिल्कुल एकदम वही इंग्लिश का सॉन्ग सुनाओ या उनको कोई रॉक सुनाओ, एकदम से कैच कर जाते हैं। सो बच्चे जो है नेगेटिव, तो वो जो अपने पेरेंट्स को जो घर में देखते हैं नेगेटिविटी, वो उनमें जाती है बच्चों के अंदर, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, बच्चे छिटक के ना डिस्टेंस क्रिएट करते चले जाते हैं पेरेंट्स से, और फैमिलीज ब्रेक। ये तो इट इज़ अ वेरी मिजरेबल सिचुएशन इन द सोसाइटी टुडे। और ये सारा जो परसेंटेज ऑफ डिवोर्स जो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह यही है कि कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन ये खत्म होती जा रही है। मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा। आप टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हो शॉर्ट में अगर आप बताओ, क्योंकि आपने पहले का ज़माना भी देखा है और आज का भी देखा है, आपने पूरा चेंज देखा है, तो आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से देखते हो? क्योंकि हम देखते हैं आप भी फेसबुक जैसे यूज़ करते हो, क्या आप ऑनलाइन गूगल यूज़ करते हो? आप एज अ 65-year-old पर्सन कैसे टेक्नोलॉजी को देखते हैं? नो, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता, बट टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये हो गई है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ ऐसे हो रहा है कि हमारे हर हाथ के अंदर मोबाइल आ गया है, और हर हाथ में मोबाइल आने की वजह से जो कन्वर्सेशन लेवल है वो और रिड्यूस हो गया है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कट से व्हाट्सएप के ऊपर जो आपके मन में आया आपने लिख के भेज दिया, ये टेक्नोलॉजी है। अगला आदमी जिसको आपने मैसेज भेजा है, जिस टाइम आपने मैसेज भेजा है, वो जिसको मैसेज, वो किस मूड में है उस टाइम, हाउ ही टेक दैट व्हाट्सएप, और वो उस व्हाट्सएप को देख के रिएक्ट करता है वापस, रिएक्ट करके और वो आपको वापस मैसेज भेजता है। बिकॉज जिस टाइम आपने मैसेज भेजा है उस टाइम आपको ये नहीं पता कि उसका उस टाइम मूड क्या है। टेक्नोलॉजी ऐसे हमारे को बर्बाद कर रही है। टेक्नोलॉजी को अगर हम पॉजिटिव वे में लेते जाएंगे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव वे में ले रहे हैं जी, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की तरह से अगर टेक्नोलॉजी को लेते जाएंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही सफल होगा। लेकिन ऐसे ले नहीं रहे हैं टेक्नोलॉजी को काम में। एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम मिस्टर मोदी कि वो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से काम ले रहे हैं। आप देखिए उस इंसान के पास में कितना ज़्यादा टाइम है, वो हर चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो छोड़ते ही नहीं बिना पार्टिसिपेट के। अब उनको टेक्नोलॉजी भी पता है और उनको ग्राउंड रियलिटी भी पता है, उसको पूरा धर्म का भी ज्ञान है। आप जितनी हिंदू धर्म के अंदर जो प्रवचन और जो शिक्षा और जो एजुकेशन मोदी जी दे सकते हैं, शायद वो शंकराचार्य के पास में भी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखा आपने काशी के अंदर जब काशी विश्वनाथ मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, 90 मिनट्स तक मोदी जी बोले थे सिर्फ हिंदू धर्म पे और हमारे सनातन धर्म बिल्कुल पे और हमारे पूरे ज्ञान के ऊपर, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हम तो कभी सोच ही नहीं सकते। वहां बैठे 10,000 हिंदुस्तान के बड़े बड़े पंडित महात्मा और शंकराचार्य सब सुन के दंग रह गए कि क्या नॉलेज है इस आदमी की। ये है टेक्नोलॉजी। अभी आपने मोदी जी की बात करी, आप पहले तो मुझे आपसे पॉलिटिक्स पे, अब हम अगला पार्ट वहीं पे ही आएंगे, उससे पहले मुझे पूछना है कि क्या आपको कभी इलेक्शन लड़ने का मन आपके दिमाग में कभी आया? हाँ, पॉलिटिक्स में जाने का मन आया, बिकॉज थोड़ा कम्युनिकेट ठीक तरीके से कर लेता था, लेकिन बिकॉज जो मेरी नेचर है शायद थोड़ी सी एग्रेसिव है। पॉलिटिक्स के अंदर आपके अंदर एक जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो शायद मेरे में उस स्ट्रेंथ की बहुत कमी थी, लिसन मोर स्पीक लेस। सो पॉलिटिक्स में ये है कि आप सुनो, बिल्कुल आप सुनो और कम से कम रिएक्ट करो। सो जितना ज़्यादा रिएक्ट करोगे उतना दिक्कत, जितना कम सुनोगे, सो वो पॉलिटिक्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं होगी आपकी पॉलिटिक्स। तो आप 2009 के इलेक्शन तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, सभी देते थे उस टाइम।
क्या आपने देखा 2014 में या उन 5 सालों में कि अब मोदी जी की जिस तरीके से फॉलोइंग है, लहर है बीजेपी की, हम सब फॉलो करते हैं, मेरे पॉडकास्ट पे सबको पता है मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ, आप भी हो। क्या इसके पीछे क्या आपको रीज़न लगता है और आप मोदी जी को किस तरीके से देखते हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ या मोदी जी का फ़ैन नहीं हूँ। मोदी जी का फ़ैन मैं उनकी शक्ल सूरत से नहीं हो सकता। जो काम करते हैं उसी से होता है। उन्होंने कुछ डिलीवर किया है देश को, हम्म, इसलिए उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग हुई है। उन्होंने सेल्फलेसली इस कंट्री के लिए पहले गुजरात में ये करके आए 15 साल, और जो गुजरात की सिचुएशन है उसको हम अगर देखें, और पिछले 10 साल से वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि मेरे को 2009 से लेके 2013 का पीरियड भी देखा है, 2004 से लेके 2009 का पीरियड भी देखा है। जो वो ये 10 साल का पीरियड हमारा गया, जो वेस्ट किया इस कंट्री ने। मैं मनमोहन सिंह का भी बहुत बड़ा फैन। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, एक नंबर के ऑनेस्ट आदमी, फाइनेंशियल जीनियस आदमी, जिसको दुनिया ने माना जीनियस, हम भी मानते हैं। और हम आज ये मानते हैं कि जहां पे हिंदुस्तान आज खड़ा है, जिस लेवल पे खड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने पीछे से यशवंत सिन्हा से उन्होंने संभाला था, जब हमारे यहाँ पे देवेगौड़ा और चंद्रशेखर उन लोगों का प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम यशवंत सिन्हा जी फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे। उसके बाद 1991 के अंदर जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने और मनमोहन सिंह ने जब फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाला, उस टाइम हमारे खजाने का हाल क्या था। हमारे पास में 15 दिन का भी खजाना नहीं था। उस सिचुएशन के अंदर से मनमोहन सिंह जी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जिस तरीके से हमारी कंट्री को निकाल के उस क्राइसिस से बाहर निकाल के लेके आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उनके बहुत बड़े, मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से 2013 तक जो पिछले 10 साल थे, उन 10 सालों में मनमोहन सिंह जी जिस तरीके से चुप करके बैठ गए, उन्होंने आग के ऊपर पट्टी बांध ली। बिल्कुल। क्या उनकी मजबूरियां रही होगी, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। वो खुद सेल्फी अपने आप के अंदर एक बहुत ही ईमानदार इंसान थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। उनके पर किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं, कोई लांछन नहीं। लेकिन उनके टाइम का जो 10 साल निकले, उसके अंदर ऐसा लगा देश की स्पीड बिल्कुल ही एकदम रुक गई है। खाली इस देश के अंदर सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं था। कौन सा ऐसा घोटाला था उन 10 सालों के अंदर जो नहीं हुआ इस देश के अंदर। कोयला खा गए, स्पेक्ट्रम खा गए, हर चीज के अंदर कॉमनवेल्थ खा गए। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके अंदर करप्शन के चार्ज नहीं लगे। और करप्शन हुआ, जबरदस्त हुआ करप्शन, चारा तक खा गए। कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। सो वो जो 10 साल थे, उन 10 सालों को देखते हुए जब, इसीलिए मोदी जी 2014 के अंदर हिंदुस्तान के लोग थक गए थे। लोगों ने वन वे मोदी को, बिकॉज गुजरात में लोगों ने देखा मोदी को और एक सीएम को सीधा पीएम बना दिया हिंदुस्तान की पब्लिक ने। कोई तो वजह रही होगी। और उस आदमी ने 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल में मोदी जी ने उस देश को जो डिलीवर किया है, डिलीवर ये किया है कि गरीब नीचे से तबके को लेके और ऊपर तक हर इंसान के लिए मोदी जी ने वर्क किया है। चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, गरीब आदमी का घर हो, गांव गांव तक गैस पहुंचानी हो, गांव गांव तक बिजली के कनेक्शंस पहुंचानी हो। हजारों गांव के अंदर बिजली के कनेक्शन पहुंचाते जहां पे किसी ने कभी सोचा ही नहीं था, एक बिजली का पोल भी नहीं लगा हुआ था। हर इंसान को, हर गरीब को उन्होंने करोड़ों हाउसेस बनाए गांव गांव में जाके। बिल्कुल। और सबको एक रूम, बाथरूम, किचन हर इंसान को रहने के लिए दिया। उनको उस गरीबी के बावल से निकाल के बाहर किया। लोगों को, गरीब आदमियों को इलाज के लिए उनके कार्ड बनवा दिए कि 5 लाख रुपए तक का आपको अगर इलाज कराना है, इट इज फ्री। अपने आप को रजिस्टर्ड कराओ। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी हमको इसका फायदा नहीं मिला। अरे भाई, आप इतना आपको कार्ड बनाया, इसको जाके रजिस्टर तो कराओ कहीं पर। वो आ रहा है हमारा जो लेक ऑफ नॉलेज जो है,
उसकी वजह से, थोड़ी अनएजुकेशन की वजह से कुछ लोग इससे वंचित रह जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपुल, लाखों 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 आदमियों को इसका फायदा हुआ, गरीब लोगों को इलाज मिला। मोदी जी ने डिलीवर डेफिनेटली किया। अब इसके बाद देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, हम खुद ही देख रहे हैं, हम दिल्ली शहर के रहने वाले हैं, बिल्कुल, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स, एवरीथिंग। आप आज देखिए पूरे हिंदुस्तान की जो कनेक्टिविटी है, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, टनल्स, और इन सब के बावजूद जो सबसे एक जबरदस्त काम हुआ, चाइना की जहाँ जहाँ बॉर्डर था, चाहे वो लद्दाख है चाहे अरुणाचल है, हम लोग वहाँ पे हाईवेज नहीं बनाते थे, आज ये सोच के नहीं बनाते हाईवेज कि अगर हाईवेज बना देंगे तो चाइना अंदर आ जाएगा। इतना डर, इतना खौफ फैलाया हुआ था। 10 सालों के अंदर मोदी जी ने सारे जितने हाईवेज है, 4 लेन 6 लेन बॉर्डर तक, चाहे वो अरुणाचल है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो कश्मीर का लेह लद्दाख है, सब चाइना तक सारे बॉर्डर के ऊपर रोड्स बनवा दी। रोड्स बन गई। हमारी मिलिट्री जो 20 दिन नहीं पहुंच सकती थी, आज 6-6 घंटे में बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। क्या काम किया, क्या हाईवेज। बद्रीनाथ, केदारनाथ, मैं बद्रीनाथ की बात, पिछले साल मैं बद्रीनाथ गया, बद्रीनाथ में सिस्टम यही था, एक रोड चलती थी, अगर इधर से सारे जो यात्री जा रहे हैं तो 4 घंटे वो लोग जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। जब तक वो 4 घंटे जाते थे, उधर से जो आने वाला ट्रैफिक है वो 4 घंटे खड़ा रहता था। फिर इधर वाले ट्रैफिक को रोक देते थे, फिर उधर से ट्रैफिक 4 घंटे वो चलता था आने वाला, इधर इकट्ठा हो जाता था। आज सारा सब बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह मोदी जी ने 4 लेन हाईवेज बनवा दिए। कितना आज हिंदुस्तान के लोगों को अपने तीर्थ स्थलों पे जाने के लिए कितनी फैसिलिटीज, कितनी कन्वीनियंस। अभी जो सबसे बड़ा काम जो पहाड़ों को काटने का किसी ने किया ही नहीं, सारे टनल्स बना के और केदारनाथ तक ट्रेनें लेके जा रहे हैं। कितना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, ये किसी ने नहीं सोचा था। जितना जो काम किया है वो ग्राउंड लेवल पे हुआ है, लास्ट माइल डिलीवरी जो बोलते हैं। आप देखिए सारे सब। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, सबसे पहला जो 2 बड़े काम किए 2019 में आने के बाद, शुरू के 6 महीने के अंदर, जिस चीज को बोलते थे छू नहीं सकते, पूरी दुनिया की छूएंगे तो आग लग जाएगी हिंदुस्तान में, वो थी धारा 370। कितना स्मूथली धारा एक्ट 370 को कश्मीर से खत्म करके और कश्मीर को हिंदुस्तान का पार्ट बना दिया। 500 सालों से राम मंदिर का झंझट चल रहा था। अपोजिशन हर बार यही बोलता था कि ये जो बीजेपी है, जो पहले की जनसंघ हुआ करती थी, ये कभी भी राम मंदिर का सिर्फ ये झगड़े को खड़ा करके रखेंगे, ये राम मंदिर कभी बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये इस पार्टी का चुनावी मुद्दा है। मोदी जी ने उस चुनावी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन लेके हमेशा के लिए उस चुनावी मुद्दे को खत्म कर दिया और ये प्रूव कर दिया कि जब हम सत्ता में आएंगे हम इस राम मंदिर को बनवाएंगे। तो चुनावी मुद्दा कहाँ से हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जब ये पावर में आए थे, उस टाइम ये इनका चुनावी मुद्दा उस टाइम भी था, इन्होंने बोला था हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन क्योंकि वो कोलिशन की गवर्नमेंट थी तो तब फुल मेजोरिटी थी ही नहीं। जो कोलिशन के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये मंदिर बने, इसका झगड़ा खत्म हो। तो कौन नहीं बनवाना चाहता था इस राम मंदिर को, जो पहले 60 साल में सत्ता में थे, वो नहीं चाहते थे। जैसे ही सिंगल मेजोरिटी आई, उसी टाइम करा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका फैसला करवा के राम मंदिर, अभी राम मंदिर देखिए आप, जनवरी सबकी सहमति से, सबकी सहमति से, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी का मनमुटाव नहीं, सबकी सहमति थी, सारा मुद्दा पास हो। तो ये 2 इतने बड़े मसले हिंदुस्तान की हिस्ट्री के, एक मसला 75 साल से चल रहा था, एक मसला 500 साल से चल रहा था, दोनों मसलों को खत्म किया। सो इतना वर्क जो हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है, अब मैं एक चीज के ऊपर, एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, वो है हमारा पाकिस्तान से टॉपिक। 2013 तक पाकिस्तान ये समझता था, रोज धमकी देता था हमारे पास भी न्यूक्लियर है और पाकिस्तान ये समझता था कि इंडिया हमारे बराबर है, हम इंडिया से कम नहीं है। बिल्कुल। मोदी जी ने आने के बाद 2014 से लेके 2023 तक
आप आज पाकिस्तान कहाँ रह गया है सब जानते हैं। बिल्कुल। मैं कई बार यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान चैनल्स देखता हूँ। हम्म, पाकिस्तान चैनल सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है वो मिस्टर नरेंद्र मोदी है। हाँ, उनको ये लगता है कि किसी भी तरीके से ये मोदी जाए तो ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से फिर बढ़े, दहशतगर्दी को ख़त्म करना, और उनको आइसोलेशन में डाल दिया पाकिस्तान को विदाउट टेलिंग एनीथिंग। बिल्कुल। उनको कुछ नहीं बोला, हम बात नहीं करेंगे आपसे, आप पहले टेररिज्म को ख़त्म करोगे तब आओ हमारे से बात करें, तब तक हमसे बात ही मत करो, हम किसी बातचीत की टेबल पर बैठ, आप अपना करो हम हमारा कर रहे हैं, ख़त्म बात हो गई, हमको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। कोई हम वहाँ पे टेररिज्म नहीं फैला रहे हैं, कोई हमारी कुछ हम उनके साथ में गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम मोदी जी ने अपने देश का ध्यान रखा, मोदी जी ने दुनिया को मित्र बनाया, बिल्कुल। मोदी जी ने वर्ल्ड को फ्रेंड बना दिया। मिडिल ईस्ट कंट्रीज जहाँ पे ये लोग ये बोलते थे कि ये मोदी मुसलमानों का दुश्मन है, आप देखिए पूरा मिडिल ईस्ट, चाहे आप सऊदी अरेबिया चले जाइए, अबू धाबी चले जाइए, मस्कट चले जाइए, कतर, दुबई चले जाइए, कतर चले जाइए, अरे अबू धाबी जैसी कंट्री के अंदर जाके हिंदुओं का मंदिर बना दिया। सऊदी अरेबिया में ज़मीन ले ली है, वहाँ पे हिंदुओं का मंदिर बन रहा है 8 एकड़ के अंदर। बिल्कुल। कतर में मंदिर बना दिया, और सबसे दोस्ती करके आज एवरी एम्परर ऑफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज दे आर द फ्रेंड, उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जा रहा है, ये सिविलियन ऑनर दिया जा रहा है उनको, आप देखिए स्टेट ऑनर। सो आखिर कुछ तो इस इंसान की खूबी होएगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जहाँ पे अखिल मैं उसका क्रेडिट 1990 से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ बिकॉज इस मार्बल के बिजनेस की वजह से। जब हम पहले जाते थे ना तो वो इंडियंस को देख के ना कोई रिस्पेक्ट नहीं इंडियन की। 2014-15 के बाद में जब से ये मोदी ने संभाला और ट्रेवल किया है वर्ल्ड के अंदर, आज जब भी हम जाते हैं बाहर किस नज़रों से देखते हैं, क्या रिस्पेक्ट बढ़ गई है इस इंसान, बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तानियों की। उसका क्रेडिट इसके कैबिनेट को भी जाता है, कैबिनेट को जाता है, बिकॉज नो इसका मेन चीज है कि इसका क्रेडिट इनको इसलिए जाता है बिकॉज इन्होंने ऐसे लोगों को चूज किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप रेलवेज में चले जाइए, आप कॉमर्स मिनिस्टर में चले जाइए, आप फाइनेंस में चले जाइए, आप डिफेंस में चले जाइए, आप फॉरेन मिनिस्टर में चले जाइए, आप किसी भी मिनिस्ट्री में जाइए, वहाँ पे उन्होंने जीनियस ऑनेस्ट लोगों को बिठाया है। बिल्कुल। ये है आज पाकिस्तान। मेरे को तो सबसे बड़ा ये 2024 में जो ये इंडी अलायंस जो बनी है, इस पे आप हमें को पूछना था कि राहुल गांधी और इंडी अलायंस पे आप। राहुल गांधी के पर मैं इंडिविजुअली कोई कमेंट नहीं करूंगा, अच्छा, तो अपने आप को छोटा करने वाली बात उस पे, बट मैं एक अलायंस के ऊपर कमेंट में कर सकता। हाँ जी। ये जो इंडी अलायंस जो बनी है, अब ये इंडी अलायंस बनी है, क्यों बनी है आप ये बताइए। ये सारी वो पार्टियां मिली हैं जिनके ऊपर सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार के, करप्शन के सब पे केसेस चल रहे हैं, और एक भी पार्टी के ऊपर, इनके ऊपर जिन पे करप्शन के केसेस चल रहे हैं, एक भी केस बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने इन पे नहीं किया है। हाँ, नहीं करा। पुराने में अखिलेश ने मायावती पे किया, मायावती ने अखिलेश पे किया, मोदी जी सिर्फ उसकी जांच करा रहे हैं। हाँ। लालू ने नीतीश पे किया, नीतीश ने लालू पे किया, मोदी जी सिर्फ उसकी जांच करा रहे हैं। अधीर रंजन ने मायावती ममता बनर्जी पे किया, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पे किया, मोदी जी सिर्फ उसकी जांच करा रहे हैं। आप किसी को, शरद पवार ने ठाकरे के ऊपर किया एलिगेशंस, भ्रष्टाचार किया, ठाकरे ने एनसीपी पे किया, एनसीपी पे किए भ्रष्टाचार के आरोप। आज वो दोनों एक है। मोदी जी ने कोई केस नहीं किया, बीजेपी ने कोई केस नहीं किया है। मोदी जी सिर्फ उन दोनों ने एक दूसरे जो केस किया है सिर्फ उसकी जांच करा रहे हैं, और ये कहते हैं ईडी को भेज रहे हैं। हाँ भाई, मोदी जी तो नहीं जाएंगे ना जांच करने के लिए, जाएगा तो ईडी, जो देश की संस्थाएं हैं वही जाएंगे। इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई, वही जाएंगे ना। कोई सेल टैक्स का डिपार्टमेंट तो नहीं जाएगा ना तुम्हारे यहाँ पे जांच करने के लिए। इन लोगों को ये लगता है कि इसीलिए सब इनको लगा कि अब अगर अगले 5 साल में ये और आ गया तो हम सब गए, तो उसके बाद में हम सब लोगों के जितने भी ये फाइलें कंप्लीट रिजल्ट पे आ जाएगी, और इन सब लोगों को जेलों में जाना पड़ेगा।
ये सब शराब घोटाले, ये सब घोटाले जितने किए वो ये घोटाले इन सबको एक कर रहे हैं। बिल्कुल। अदरवाइज इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपस के अंदर एक दूसरे के पर्सनल दुश्मन है। बिल्कुल पर्सनल दुश्मन। अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी, आप देखिए किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज तक आए हुए हैं। बिल्कुल। और इधर बोल रहे हैं बंगाल में हम दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के पार्लियामेंट के अंदर लीडर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब वो कैसे वहां पे चलेंगे बंगाल के अंदर? लेकिन समय की मार ऐसी है कि इस करप्शन ने, किए हुए करप्शन ने इन सबको एक साथ आने पे मजबूर कर दिया। बिल्कुल। पर देश की जनता, पब्लिक सब समझती है ये सब। अब देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना जा सके। उन्होंने मुसलमानों को बहुत 60 साल तक बेवकूफ बना के रखा, डरा के रखा, तुमको ये बीजेपी खा जाएगी, ये बिल्कुल। जनसंघ खा जाएगा, ये आरएसएस खा जाएगा, और उन लोगों को उनके मोहल्लों से नहीं निकल, ग्रो नहीं होने दिया। उन लोगों को एजुकेट नहीं होने दिया, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो उनको वोट बैंक बना के रखा। आज मुसलमान भी हमारी भाई, बिल्कुल। हमारी कम्युनिटी है, हमारे में से निकले हुए हैं, वो हमारे से जुदा थोड़ी है कोई। लेकिन उन लोगों को डिवाइड है, जो अंग्रेज सिखा गए थे कांग्रेस को, बस। कांग्रेस ने वही किया, डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल। अगर मुसलमान 1947 के बाद जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए थे, पाकिस्तान नहीं गए, अगर वो मुसलमान सिर्फ एजुकेशन में ही अगर आगे रहते, साथ साथ बाकी जो हिंदू कम्युनिटी जिन स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ी है, उन्हीं स्कूल्स के अंदर अगर सारी कम्युनिटी उनकी पढ़ती। सेम स्कूल्स में, सेम कॉलेजेस में पढ़ती, तो आज वो लोग भी बराबर खड़े होते। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं करने दिया। मैं किसी कांग्रेस के किसी नेता के लिए नहीं जा रहा, बट ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी। बिल्कुल। सो ये सब सारे जुड़ के, और ये जो इंडिया अलायंस बनाया, अब इन्होंने इंडिया अलायंस तो बोलते नहीं है, इंडिया बोलते हैं। सो ये जो इंडिया नाम बोल रहे हैं, ये बहुत ही छोटी बात कर रहे हैं वो लोग। को इंडिया नाम नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इंडिया इंडिया ही। बिल्कुल। इनको क्लियर कट अपना जो, अभी देखिए इसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इंडिया अलायंस बनाया है, उसको इंडिया बोलना शुरू कर दिया। आप इंडिया अलायंस बोलो ना, वो बोलते नहीं है। सो मोदी जी ने डिलीवर किया है देश को, 10 साल डिलीवर किया है, और मैं कोई इनके ऊपर किसी तरह का लांछन नहीं है, किसी तरीके का। पर एक बात मैं मोदी जी के लिए जरूर बोलूँगा, 2-3 पॉइंट और ऐसे हैं। हमारे देश के अंदर एक 2-2.5 साल का एक पीरियड आया था, जिसको कोरोना बोलते, पूरी दुनिया सहम गई थी। उस पीरियड के अंदर जिस तरीके से मोदी जी ने देश को संभाला, जिस तरीके से देश के अंदर स्वदेशी वैक्सीन को डेवलप करवाया, 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन इस देश के लोगों को लगी है। बिल्कुल। और 300 करोड़ वैक्सीन खाली हिंदुस्तान के लोगों को नहीं लगाई है, दुनिया के 65 कंट्रीज को वैक्सीन हिंदुस्तान से बना के फ्री में बेची। बिल्कुल। ह्यूमैनिटी के बेस पे। 100%। आप सोचिए, अगर हम आज सोचने बैठ जाए एक चीज कि अगर हम हिंदुस्तान में वैक्सीन अगर नहीं बना पाते तो क्या होता? तो ये 300 करोड़ वैक्सीन दुनिया में कौन देता हमारे को? बिल्कुल। उनके अपने पास अपनी जितनी नहीं थी उन लोगों के पास में। क्या कोई ये अचीवमेंट नहीं है? ये बिल्कुल। इतनी बड़ी अचीवमेंट है जिसके ऊपर पूरा एक थीसिस लिखा जा सकता है। बिल्कुल। जिस तरीके से इंडिया ने कोविड को हैंडल जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया गवर्नमेंट ने। बिल्कुल। निकल रहे हैं यहाँ से, आप देखिए दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी, पूना गए, उस आदर पूना वाला। आदर पूना वाला की फैक्ट्री के अंदर, वहां पे 2-3 घंटे लगाए, वहां से फ्लाइट पकड़ के हैदराबाद पहुंच गए, अनोदर फैक्ट्री ऑफ फार्मा, जहाँ पे फार्मा वैक्सीन। हाँ। वहां से वापस पूना आए, पूना से दिल्ली रात को। बार बार जाना, उनको एनकरेज करना, उनको फंड्स की कोई कमी नहीं आ जाए। जिस तरीके से हैंडल किया मोदी जी ने, अनबिलीवेबल। और खुद हर चीज से बचे रहे। भाई बिल्कुल। मेरे को जुकाम भी नहीं लगनी चाहिए। 10 साल में इंसान ने ये भी नहीं बोला एक दिन कि मेरे को जुकाम हो गई, मेरे को वायरल हो गया। हमारे को साल में 2 बार वायरल होता है यार। नहीं, मैं कहता हूँ अगर हो भी गया, उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने 1 घंटा भी रेस्ट करा हो। नहीं, आप अगर होता तो प्राइम मिनिस्टर को, भाई अगर वायरल होएगा तो देश को पता लगेगा। हाँ बिल्कुल। छुपा नहीं सकते आप।
कि मोदी जी को वायरल हो गया और देश को छुपा के रखा हुआ है। एक इंसान 16 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे एवरी डे ही वर्क लाइक एनीथिंग। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10 साल की चुनौतियों को हैंडल किया है, सो कोई भी आदमी उनका फैन हो जाएगा। बिल्कुल। बट जो अपोजिशन है, अपोजिशन का काम ही है अपोज करना। बिल्कुल लेकिन अपोज करने का जो स्तर बिल्कुल हमारे देश के अंदर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करके, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन लोगों ने भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करके उनको क्या क्या नहीं कहा, मौत का सौगात, सौदागर, जो जो वर्ड उनके लिए यूज, नीच, कोई भी वर्ड नहीं छोड़ा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि यस, मोदी जी ही अभी इस देश की पहचान है राइट ना। और अभी हम लोग एटलीस्ट 2029 तक तो मोदी जी में हमारा भविष्य देखते हैं। 2029 के बाद में देखते हैं कौन आएगा। एक बात बस मेरे को इतना जरूर लगता है, चाय वाला जाएगा तो गाय वाला आएगा। That's it. चलो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। नहीं, अभी आप लास्ट एक पार्ट है आपकी। अगर आपको एक यंग लोग ये पॉडकास्ट देखते हैं बहुत, अगर आपको कोई भी एक या दो ऐसी चीज़ें बतानी हो या लाइफ लेसन बताना हो कि लाइफ में ये चीज़ करना या ऐसे करना या ऐसे अपनी ज़िंदगी जीना, तो आप क्या बोलना चाहोगे एंड करते हुए? मैं अगर यंगस्टर्स अगर ये चीज़ देखेंगे, मैं उन यंगस्टर्स को एक चीज़ ही बोलूँगा, तीन पॉइंट्स है जिंदगी में। ट्राई नॉट टू रिएक्ट, ऑलवेज ट्राई नॉट टू रिएक्ट, ऑलवेज एक्ट। कि आप जिंदगी में एक्ट करो, रिएक्ट मत करो। एक बात। दूसरी बात, स्पीक लेस एंड लिसन मोर। और तीसरी बात यह है, अपने पेरेंट्स से कोई भी बात छुपाओ मत। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बात नहीं छुपाओगे तो आपको अपनी हर समस्या का हल मिलेगा। पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स ये जो अपने बच्चों को बिना किसी सेल्फिशनेस के एडवाइस कर सकते। बिल्कुल 100% जी। वो अपने बच्चों के साथ अपना कोई इंटरेस्ट देखेंगे नहीं। बिल्कुल। डोंट हाइड एनीथिंग From your पेरेंट्स। सो इसी पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करेंगे। और मैं एक बात सबको बोलना चाहूँगा, जो भी लोग देख रहे हैं, कि सबको अपने पेरेंट्स से बातें करनी चाहिए। बिल्कुल। और उनको, स्पेशली मैं फादर्स का बोलना चाहूँगा कि आई लव यू पापा। बच्चे अपने फादर्स को ना, क्योंकि आपने का एक रिलेशन होता है, तो कभी प्यार जताते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप अपने पेरेंट्स को प्यार जता सकते हो उतना जताओ। और यहीं पे इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने आज आके हमारे पॉडकास्ट को ग्रेस करा, अपनी जर्नी बताई, स्टोरीज बताई, बहुत सारी सीख मिली। एंड आई होप कि लोग भी ये देख के बहुत सारी चीज़ें सीखें आपकी जर्नी से। यस, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू।